मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि धान की नर्सरी के समय हमें ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए, ऐसे कौन से पोषक तत्व दें जो हमारे धान की नर्सरी वो अच्छी बने, ताकि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करें पौधे स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, हरे बने रहें, जल्दी जड़ पकड़ें, जल्दी से उसमें कल्ले आएँ और पत्तियां निकलें, ताकि उसकी जो बढ़वार हो अच्छी हो। अगर पौध कमजोर रहेगी तो फसल की बढ़वार भी कमजोर रहती है। तो शुरुआत से ही हमें धान की नर्सरी से ही पोषक तत्वों के प्रबंध पे ध्यान देना चाहिए। अधिकांश किसान भाई नर्सरी में पोषक तत्व नहीं देते हैं या बहुत कम देते हैं, जिस कारण से जो धान की नर्सरी बनती है वो कमजोर रहती है, छोटी रहती है, और जब हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसको जड़ पकड़ने में समय लगता है, पौध काफी समय तक पीली पड़ी रहती है और फिर उसकी बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये जरूरी है कि पौध के अंदर पोषक तत्व भरपूर हो, उसकी अच्छी ग्रोथ हो, हेल्दी हो, मजबूत हो, ताकि शुरुआत से ही उसकी बढ़वार अच्छी बनी रहे। तो हमें इसके लिए गोबर की खाद भी देनी चाहिए और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही पौध हमारी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले, ना तो किसी पोषक तत्व की कमी हो ना ही अधिकता हो। तो देखिए, जो 1 एकड़ का जो धान है उसको लगाने के लिए जो नर्सरी की आवश्यकता होती है वो हम ये मान सकते हैं कि करीब 300 से 400 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। 300 में भी काम चल सकता है, 350 में भी हो सकता है। मोटा मोटा मान लेते हैं कि इतना वर्ग 300 से 400 वर्ग मीटर की नर्सरी जो होगी उसमें 1 एकड़ की ट्रांसप्लांटिंग रोपाई हो जाएगी। तो इसी के अनुसार हम खाद की गणना करेंगे कि इतने एरिया में हमें कितनी खाद देनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी फसल है उसमें गोबर की खाद, जैविक खाद ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सभी पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी की दशा भी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो जो सड़ी गोबर की खाद है वो आपको जरूर प्रयोग करनी चाहिए, और चाहे कंपोस्ट हो, कंपोस्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे ढंग से सड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जो है करीब ये 2 कुंटल की इसकी जरूरत होगी। तो ये जो मात्रा है ये 300 से 400 स्क्वायर मीटर के लिए है। तो अच्छी गोबर की सड़ी खाद है वो आप खेत तैयार करते समय 2 कुंटल इतने एरिया में डाल दीजिए। मान लीजिए ये खाद सड़ी नहीं है, तब आपको 15 से 20 दिन पहले डालनी पड़ेगी। जहां आपको नर्सरी डालनी है वहां ये खाद 15 से 20 दिन पहले डाल दीजिए, अगर ये सही ढंग से नहीं सड़ी हुई है। अगर ये बहुत अच्छे ढंग से सड़ी है, काली पड़ गई है, अच्छी तरह की है, तो आप इसको खेत तैयार करते समय डाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सड़ी गोबर की खाद। इसके साथ जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर देना है वो देखिए हमारे पास 2 हो सकता है, तो एनपीके 12-32-16 हो सकता है, डीएपी हो सकता है। उस दोनों से ही हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले ये मान लेते हैं कि पहला जो केस है, मान लीजिए पहले केस में हमारे पास डीएपी है, तो डीएपी जो डायमोनियम फास्फेट है वो आपको 4 किलो देनी है। ध्यान रखिए कि ये जो गणना है ये 300 से 400 स्क्वायर मीटर जो नर्सरी है इसके लिए है, कि नर्सरी का जो एरिया है उसके लिए ये है। इसके डीएपी जो आप देंगे इससे नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, और पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। बिना पोटेशियम के ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप एमओपी दीजिए, और एमओपी करीब 2.5 किलो दीजिए। इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम एमओपी नहीं देते हैं, पोटेशियम नहीं देते हैं, केवल डीएपी देते हैं, तो पौधे के अंदर मजबूती नहीं आएगी। मजबूती जो आती है वो पोटाश से आती है, और पोटाश किसके अंदर है? एमओपी के अंदर है। तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश 2.5 किलो दीजिए। तो या तो ये दे दीजिए, या मैं बी केस मान लेता हूं, आपके पास अगर एनपीके 12-32-16 है, 12-32-16 अगर याली खाद है, तो फिर ये आप 6 किलो दीजिए। और इसमें देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो इससे पूरा हो जाता है, और थोड़ा पोटेशियम इससे पूरा हो जाता है, लेकिन पूरा पोटेशियम नहीं जा पाता। इसलिए पोटेशियम को पूरा देने के लिए फिर एमओपी का आप प्रयोग कीजिए। ये करीब आप 0.8 किलो दीजिए, मतलब कि 800 ग्राम दीजिए। इसे लिख देते हैं 800 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरी खाद की मात्रा है ये नर्सरी एरिया के लिए है। 300 से 400 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर का जो नर्सरी एरिया है, जिसकी ट्रांसप्लांटिंग हम 1 एकड़ खेत में करेंगे, उसके लिए है।
तो ध्यान रखिए, एनपीके अगर आप दे रहे हैं 12-32-16 तो 6 किलो के साथ 800 ग्राम एमओपी जरूर दें। पोटेशियम की कमी नहीं करनी है, पोटेशियम की कमी होने पर पौधे की मजबूती नहीं आएगी। तो या तो डीएपी का प्रयोग कर लीजिए और डीएपी एमओपी का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर लीजिए, या एनपीके एमओपी का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर लीजिए। तो ये आपको देना है बुआई के समय, ये आपको सारी खाद देनी है। अब 15 से या 2 सप्ताह बाद जो आपको इसके साथ इसमें जिंक की अगर आपके खेतों में कमी आ रही है तो इसमें जिंक सल्फेट देना जरूरी है। तो इसके साथ भी 1 किलो जिंक सल्फेट आपको देना चाहिए। 1 किलो जिंक सल्फेट दें, और अगर याला कॉम्बिनेशन प्रयोग कर रहे हैं इसमें भी 1 किलो जिंक सल्फेट दें। खासतौर से ऐसी मिट्टी जहां आपकी पीएच थोड़ी ज्यादा है वहां जिंक सल्फेट देना बहुत जरूरी है। और खासतौर से जो ट्रांसप्लांटेड वाला रुपाई वाला धान है वहां जिंक सल्फेट देना बहुत आवश्यक होता है। जिंक की कमी से पौधे छोटे रहते हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, कल्ले नहीं निकलते, पौधे की हाइट नहीं बढ़ती, जिसे हम खैरा रोग कहते हैं। तो ये रोग नर्सरी से ही आना शुरू हो जाता है, इसलिए नर्सरी में जिंक सल्फेट देना जरूरी है। बुआई के समय आप इसको दें। तो 1 किलो जिंक सल्फेट आपको देना चाहिए, चाहे याला कॉम्बिनेशन प्रयोग करें या ये करें, दोनों में के साथ 1 किलो जिंक सल्फेट देना है। फिर 2 सप्ताह बाद, मतलब आप 13 से 15 दिन, 12 से 15 दिन मान लीजिए, उस समय देखिए पौध बढ़ रही होगी, उस समय नाइट्रोजन ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय आप करीब 3 किलो यूरिया दीजिए। 3 किलो यूरिया का प्रयोग आप करीब 2 सप्ताह बाद कीजिए, ताकि उसके अंदर हरापन बना रहे, जड़ अच्छी बनी है और लंबाई पकड़े। तो ये आपको करीब 12, 13, 14, 15 दिन बाद देना चाहिए। मोटा मोटा 2 सप्ताह बाद आप 3 किलो यूरिया का प्रयोग करें। तो ये आपको कॉम्बिनेशन देंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी हमको पौध मिलेगी, और उससे फिर हमारी फसल भी अच्छी होगी। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में आयरन की कमी आती है, लोहे की कमी आती है, और उसका लक्षण यह है कि जो ऊपर की नई पत्तियां निकलती हैं वो सफेद रंग की होती हैं। तो ऐसे समय में हमको फेरस सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। फेरस सल्फेट ये एक साल्ट होता है, FeSO4 जिसे हम बोलते हैं, इसका प्रयोग हम करें, और इसको हम 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के करें। 15 लीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नैपसैक होता है उसमें 15 लीटर पानी आता है। तो 15 लीटर पानी में 50 ग्राम फेरस सल्फेट को घोल करके पौध पे स्प्रे कर दीजिए, तो वो आयरन की कमी खत्म हो जाएगी। तो अधिकांश क्षेत्रों में आयरन की कमी देखी जा रही है, जिसमें पौध शुरुआत से ही सफेद पड़ जाती है। और अगर आपने जिंक सल्फेट शुरू में नहीं दिया है और जिंक की कमी आने लगी है, तो जिंक की कमी में भूरे भूरे धब्बे पड़ते हैं पत्तियों पे। ये बड़ा सही इसका पहचान का लक्षण होता है। धब्बे भूरे होंगे, गोल गोल होंगे, बाद में लंबे होने लगते हैं, वो जिंक की कमी है। तो वहां आपको फिर जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए। और जिंक सल्फेट का जो दर है वो यही है, 50 ग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना है, 15 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर देना है। लेकिन अगर आप शुरू में जिंक दे रहे हैं फिर इसकी समस्या नहीं आती है। अगर आ भी जाती है तो फिर आप इसको स्प्रे छिड़काव कीजिए, एक छिड़काव से ये समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी कवर हो जाएंगे। गोबर की खाद दे रहे हैं, लगभग सारे तत्व पूरे हो जाएंगे। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को देने के लिए हम डीएपी एमओपी का कॉम्बिनेशन प्रयोग कीजिए, या एनपीके के साथ एमओपी का कॉम्बिनेशन प्रयोग कीजिए। पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने जरूरी है, नहीं तो पौध कमजोर रहती है। तो अगर आप इस तरह का शेड्यूल दे रहे हैं, इस तरह से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बढ़वार अच्छी होगी और पौध अच्छी होगी, जिससे हमारी जो फसल, अगली फसल जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे धान की, अच्छी निकलेगी। तो अगर आप ये प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पौध अच्छी होने के साथ साथ फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ आप एक काम ये कर सकते हैं कि सीडलिंग को माइकोराइजा से, वैम से ट्रीटमेंट कर लीजिए। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करें, रोपाई करें, तो जो वैम का सॉल्यूशन उसको बनाइए। 100 लीटर पानी में करीब 2 किलोग्राम वैम को घोल लीजिए। यहां लिख देता हूं मैं, 2 किलो वैम जो आती है, माइकोराइजा जो आता है, उसको 100 लीटर पानी में घोल लीजिए, 100 लीटर पानी में। और इसमें जो जड़ों को, पौध को उखाड़ करके करीब से 15 से 20 मिनट तक इसमें उसकी जड़ों को डुबो के रखिए। तो माइक्रोराइजा जो है उसकी जड़ों में आ जाएगी और जड़ों का विकास बहुत जल्दी होगा। तो ट्रांसप्लांटिंग से पहले ये काम जरूर करें, वैम से उसका ट्रीटमेंट कर लें, धान की जो पौध है उसका। तो ये पोषक तत्व तो धान के अंदर रहेंगे, पौध के अंदर रहेंगे, और जब जड़ों के अंदर वैम आएगी, माइक्रोराइजा आएगी, ये अपना काम बहुत तेजी से करेगी। तो जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो जड़ें जल्दी बढ़ेंगी, तो जल्दी उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, जल्दी जड़ पकड़ेगी, लंबाई पकड़ेगी, और फिर पोषक तत्वों को लेना शुरू कर देगी। तो ये आप प्रयोग, ये इसको जरूर करें।
2 किलो वैम को 100 लीटर पानी में घोल लें और जो अपनी जो पौध है उसको, उसकी जड़ों को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें, उसके बाद उसकी रोपाई करें। तो ये आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि पौध अच्छी होगी, उसमें किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी और हमारी जो फसल है वो भी अच्छी होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर की कोर्सेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।